पिछले कई सालों से Amazon और फ्लिपकार्ट ने इंडिया के ई रिटेल सेक्टर को डेवलप करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स और नेक्स्ट डे डिलीवरी जैसे सर्विसेज के थ्रू इन दोनों कंपनीज ने इंडिया के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में डोमिनेंस बनाया था। लेकिन अब इस डोमिनेंस पे दो डायरेक्शन से प्रेशर पड़ रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स अपने इंस्टेंट डिलीवरी के साथ कस्टमर्स को कन्वीनियंस का फायदा दे रहे हैं और मार्केट शेयर भी कैप्चर कर रहे हैं। जिन हाई वैल्यू अर्बन शॉपर्स ने एक समय में छोटे ऑर्डर्स के लिए भी Amazon या फ्लिपकार्ट का यूज किया होगा, वो अब क्विक कॉमर्स के तेज डिलीवरी के कारण इन नए ऐप्स को प्रेफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे शहरों और रूरल इंडिया में फ्लिपकार्ट और Amazon के लिए मीशो एक नया थ्रेट बन रहा है। जब ये दोनों ई कॉमर्स जायंट्स मेट्रो सिटीज में कस्टमर्स एक्वायर करने में बिजी थे, तब मीशो ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज और गाँव में प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया। मीशो बेसिकली डी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट का ऑनलाइन वर्जन है। कंपनी अपने अल्ट्रा लो प्राइसेस और नो फ्रिल्स यानी सिंपल ऑपरेशंस के साथ इंडिया के मासेस को सर्व करती है। मीशो इंडिया के नए ऑनलाइन शॉपर्स के आधे से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है और मीशो अब अपना आईपीओ भी ला रहा है। आज के इस वीडियो में हम मीशो के बिजनेस और इसके आईपीओ को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि मीशो पैसे कैसे कमाता है। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आईपीओ के फंड्स का यूज कैसे होगा। एंड में हम इस आईपीओ के कुछ रिस्क्स भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीशो के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। मीशो की बिजनेस जर्नी में कई चेंजेस हुए हैं। 2015 में कंपनी की शुरुआत छोटे सेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसे हुई। फिर कंपनी को रीसेलर ड्रिवन सोशल कॉमर्स मॉडल के कारण फेम मिला। मतलब इसे आप ऐसा सोच सकते हो जैसे छोटे सेलर्स व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हों। 2021 तक मीशो ने खुद को एक डायरेक्ट मार्केट प्लेस जैसे रीइन्वेंट कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि रीसेलर मॉडल यूनिक तो था, लेकिन ये स्केल नहीं हो पा रहा था और लोग ऑनलाइन चीजें खरीदने में कंफर्टेबल भी हो चुके थे। तो मीशो ने अपना मॉडल एक जीरो कमीशन मार्केट प्लेस में शिफ्ट कर दिया, जहां बायर्स सीधा ऐप से शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे मीशो अपने सेलर से कमीशन चार्ज नहीं करता। ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज में जीरो कमीशन, मतलब छोटे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते थे और अपने सेल्स अमाउंट का पूरा पैसा रख सकते थे। मीशो ने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का लगभग 15% कट हटा दिया। इससे प्लेटफॉर्म से छोटे सेलर्स और इनके बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स भर गए। लेकिन ऐसा करके मीशो पैसे कैसे कमाता है? मोस्टली लॉजिस्टिक्स और एडवर्टाइजिंग के थ्रू। हम कंपनी का मोनेटाइजेशन थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीशो का टेक रेट इंडस्ट्री में सबसे कम है। मतलब कंपनी हर सेल से कितना हिस्सा अपने पास रखती है और ये कंपनी का स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है कि इंडिया के रिटेल मार्केट में 75% से ज्यादा अनब्रांडेड या रीजनल प्रोडक्ट्स हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इनका शेयर लगभग 70% रहेगा। मतलब इंडिया में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का हाई डेंसिटी एक बड़ा मार्केट है और मीशो इसी मार्केट को केटर करता है। मीशो के प्लेटफॉर्म में अफोर्डेबल फैशन, होम गुड्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स जैसे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं और ये सब छोटे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं जिनके फेमस लेबल्स नहीं होते। मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV सिर्फ 260 रुपीज है। ये Amazon या फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन यही मीशो का स्ट्रैटेजी भी है। मीशो अपने प्लेटफॉर्म का AOV कम होना एक ग्रोथ फीचर मानता है। छोटा टिकट साइज मतलब ज्यादा लोग चीजें ज्यादा बार खरीदते हैं। मीशो का पूरा मॉडल ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और चीप प्राइसेस पे डिपेंड करता है। इससे ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा सेलर्स भी आते हैं, जिससे प्राइसेस और वैरायटी और भी इंप्रूव होती है। तो जहां दूसरी कंपनीज कस्टमर्स से हर ऑर्डर पे ज्यादा पैसे स्पेंड करवाना चाहते हैं, मीशो अपने प्राइसेस के साथ एक रेस टू द बॉटम में लगा हुआ है, क्योंकि इस लो प्राइस सेगमेंट में ही इंडिया का मास मार्केट एग्जिस्ट करता है। आज मीशो के पास 5.75 लाख से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं। इसमें छोटे मैन्युफैक्चरर्स, लोकल होलसेलर्स और होम एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जिनमें से कई के पास तो GST लाइसेंसेस तक नहीं होते। मीशो के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या GMV का 80% से ज्यादा फ्रैगमेंटेड अनब्रांडेड सप्लाई से आता है, जिसे बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स इग्नोर कर देते हैं। मीशो ने इन सेलर्स के लिए एक सिस्टम बना दिया। ये सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं और पूरे इंडिया में शिप कर सकते हैं। मीशो कोई वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री या प्राइवेट लेबल ओन नहीं करता। ये एक प्योरली एसेट लाइट मार्केट प्लेस है जो इंडिया के अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को जमा करता है। मीशो के ऑर्डर्स के 70% से ज्यादा डिस्कवरी और रिकमेंडेशन से आते हैं, यूजर्स के टाइप्ड सर्चेस से नहीं। ये डिस्कवरी लेड कॉमर्स ऑफलाइन विंडो शॉपिंग जैसा लगता है।
कंपेयर करें तो Amazon पे लोग यूजुअली जो खरीदना चाहते हैं वो उसे सर्च करते हैं। रेडसीयर की एक रिपोर्ट के हिसाब से मीशो का ऑडियंस कम इंटेंट ड्रिवन है और ज्यादा एक्सप्लोरेटरी, मतलब ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए शॉपिंग नहीं करते, ये प्रोडक्ट्स ब्राउज करते हैं और जब इन्हें कुछ पसंद आए तो ये उसे खरीद लेते हैं। इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मीशो अब कंटेंट लेड कॉमर्स फीचर्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे शॉर्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स जिसमें प्रोडक्ट शोकेस किए जाते हैं। कंपनी के फाइलिंग्स में प्लेटफॉर्म में लाइव स्ट्रीम्स और वीडियो शॉपिंग फीचर्स ऐड करने का प्लान भी है। इससे ऐप में एक शॉप एज यू स्क्रॉल एक्सपीरियंस बन पाएगा। कंटेंट लेड डिस्कवरी मीशो के सेल्स में फिलहाल बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका शेयर अब बढ़ रहा है। लेकिन इस डिस्कवरी लेड मॉडल में कुछ ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं। ऐसे मॉडल में एंगेजमेंट हाई होता है, लेकिन कन्वर्जन रेट्स और टिकट साइजेस सर्च बेस्ड शॉपिंग से कम होते हैं। लोग कई बार बस विंडो शॉपिंग करते हैं और कुछ खरीदते नहीं हैं या बहुत कम चीजें खरीदते हैं। तो अगर मीशो अपने सेलर से कमीशन चार्ज नहीं करता तो ये रेवेन्यू कैसे क्रिएट करता है? कंपनी के पास 3 रेवेन्यू सोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स। चलिए इन तीनों सोर्सेज को अब समझते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स। मीशो का हर ऑर्डर इसके सिस्टम से होकर पार्टनर कोरियर्स के पास जाता है। सेलर्स मीशो को एक शिपिंग फीस पे करते हैं, जो कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में मीशो के इन हाउस लॉजिस्टिक्स आर्म वाल्मो ने कंपनी के ऑर्डर का 62% हैंडल किया। इससे कंपनी के कॉस्ट्स ट्रेडिशनल कोरियर से 12% कम हुए। ये एफिशिएंसी मीशो का कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम रखता है और साथ ही साथ कंपनी को डिलीवरी फीस पे मार्जिन्स भी अर्न करने देता है। कंपनी का दूसरा रेवेन्यू सोर्स है एडवर्टाइजिंग। मीशो अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स भी चलाता है, जिसमें सेलर्स अपने लिस्टिंग्स, सर्च रिजल्ट्स और फीड्स में प्रमोट करने के लिए कंपनी को पे करते हैं। मीशो में लाखों सेलर्स हैं, ऐसे में इन सेलर्स के लिए विजिबिलिटी पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे सेलर्स बढ़ रहे हैं, इनका एड स्पेंड भी बढ़ रहा है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स और एडवर्टाइजिंग के अलावा कंपनी कुछ नए बेट्स भी ले रही है। कंपनी के DRHP में कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स मेंशन्ड हैं, जैसे एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म जिससे सेलर्स और बायर्स को पार्टनर्स के थ्रू क्रेडिट मिल सकता है। नॉन मीशो मर्चेंट्स को वाल्मो के लॉजिस्टिक्स सर्विसेज देने का भी प्लान है। ये प्लान्स फिलहाल छोटे और अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन इनसे फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ सकते हैं। बिना किसी कमीशन इनकम के भी मीशो का मोनेटाइजेशन स्केल बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 30,000 करोड़ रुपीस के नेट मर्चेंडाइज वैल्यू पे 9,390 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब सेलर्स ने 30,000 करोड़ रुपीस के प्रोडक्ट्स बेचे, जिसमें से मीशो को 9,390 करोड़ रुपीस या 31% रेवेन्यू मिला। ये मोस्टली लॉजिस्टिक्स से जनरेट हुआ था। कंपेयर करें तो कंपनी के राइवल्स यूजुअली 10 to 15% कमीशन प्लस शिपिंग फीस कमाते हैं। जैसा मैंने बताया, इस 31% में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और प्योर मार्केट प्लेस कमीशन 0 है। मीशो के मॉडल का एफिशिएंसी भी बढ़ा है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 23 में NMV का 2.94% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 4.95% तक बढ़ गया। स्केल और कॉस्ट डिसिप्लिन के कारण मीशो अब प्रॉफिटेबिलिटी के पास भी पहुंच रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 108 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड नेट लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी ने लगातार 2 सालों से पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जनरेट किया है। ये एक जीरो कमीशन मार्केट प्लेस के लिए रेयर है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स एक्सप्लोर करते हैं। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में मीशो ने लगभग 21 करोड़ बायर्स को सर्व किया है। मतलब कंपनी को इंडिया के सारे ई-कॉमर्स शिपमेंट्स का 30% मिला, लेकिन हर ऑर्डर के कम वैल्यू के कारण कंपनी का NMV में शेयर कम था। कंपनी का AOV 274 रुपीज है। ये लास्ट ईयर से कम है क्योंकि मीशो ने और चीपर कैटेगरीज में एंटर किया है। मैनेजमेंट इसे एक पॉजिटिव मानती है क्योंकि इससे कंपनी इंडिया के लो इनकम मार्केट्स को बेटर सर्व कर पाएगी। फाइनेंशियल ईयर 25 का 3,905 करोड़ रुपीस का लॉस प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, लेकिन इस लॉस का 98% एक वन टाइम अकाउंटिंग आइटम से आया, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और फाउंडर्स के लिए एक्सेलरेटेड ESOP वेस्टिंग। इनके अलावा कंपनी का अंडरलाइन लॉस 108 करोड़ रुपीस था। कंपनी के ऑपरेशंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 23 के नेगेटिव 29.5% से फाइनेंशियल ईयर 25 तक नेगेटिव 2.3% तक इंप्रूव हुआ है। मीशो ने 539 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और 591 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो भी जनरेट किया है। इसका कारण है बेटर कॉस्ट डिसिप्लिन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी ने डेली ऑपरेशंस के लिए कैश बर्न करना भी बंद कर दिया था। इसका एक बड़ा ड्राइवर मार्केटिंग में एफिशिएंसी था। यूजर ग्रोथ के 20% CAGR से ज्यादा होने के बावजूद कंपनी ने सेल्स और मार्केटिंग में खर्चे कम किए और इन्हें फाइनेंशियल ईयर 23 के 900 करोड़ रुपीस से भी कम किया। मतलब कंपनी अब रेफरल लूप पे डिपेंड कर रही है। मतलब एग्जिस्टिंग यूजर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी मीशो पे लाएंगे और मीशो को इन्हें एड्स के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना होगा।
मीशो आईपीओ के थ्रू 7,000 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रहा है। इसमें 4,250 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा। डीआरएचपी के हिसाब से आईपीओ के फंड्स का मेजर यूज कंपनी के टेक और मार्केट रीच को इंप्रूव करने में किया जाएगा। कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1,390 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी, मतलब फंड्स का 33%। ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 27 से 29 तक स्प्रेड होगा और अपने टेक सब्सिडियरी के थ्रू सर्वर्स, क्लाउड कैपेसिटी और हार्डवेयर में फोकस करेगा। इससे प्लेटफॉर्म्स का स्पीड, अप टाइम और स्केलेबिलिटी इंप्रूव होगा और एक्सटर्नल क्लाउड वेंडर्स पे डिपेंडेंस भी कम होगा। टेक्नोलॉजी और टैलेंट में कंपनी 480 करोड़ रुपीस या फंड्स का लगभग 11% इन्वेस्ट करेगी। कंपनी का फोकस पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशंस और सेलर टूल्स इंप्रूव करने में होगा, जिससे मीशो का डिस्कवरी लेड इंजन इंप्रूव होगा। मार्केटिंग और ब्रांड में कंपनी 1,020 करोड़ रुपीस या फंड का लगभग 24% यूज करेगी। इन फंड्स का यूज टियर 2 सिटीज और छोटे शहरों में ब्रांड बिल्डिंग और आउटरीच के लिए होगा, मतलब ज्यादा ऑनलाइन कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर टाई-अप्स और रीजनल प्रोग्राम्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में मीशो के मार्केटिंग स्पेंड 643 करोड़ रुपीस तक गिर गए थे, लेकिन अब कंपनी मार्केटिंग पे वापस फोकस बढ़ाएगी। बाकी पैसे कंपनी जनरल और स्ट्रेटेजिक फंड्स में यूज करेगी। फंड से रिलेटेड इन प्लान्स का सक्सेसफुल होना कंपनी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कंपनी को 3 मेजर रिस्क से भी डील करना होगा। चलिए इन रिस्क को भी समझते हैं। सबसे पहला रिस्क है लो कस्टमर लॉयल्टी। मीशो के कस्टमर सबसे कम प्राइसेस प्रेफर करते हैं, कोई ब्रांड नहीं। अगर मीशो का कोई कंपेटिटर जैसे शॉपसी और कम प्राइसेस ऑफर करने लगता है तो यूजर्स तुरंत नए प्लेटफॉर्म प्रेफर करने लगेंगे। जब ई कॉमर्स प्लेयर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बस प्राइस होता है तो कस्टमर रिटेंशन इनके लिए एक ऑनगोइंग बैटल बन जाता है। दूसरा चैलेंज है क्वालिटी और ट्रस्ट इश्यूज। जीरो कमीशन ऑनबोर्डिंग के कारण कोई भी मीशो पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। इससे कंपनी का स्केल तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। कई प्रोडक्ट्स के रिव्यूज में आइटम मिसमैच या खराब क्वालिटी के कंप्लेंट्स होते हैं। मीशो का बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत डिपेंडेंट है। कुछ खराब परचेजेस और कंपनी को कस्टमर लॉस का रिस्क फेस करना पड़ सकता है। थर्ड चैलेंज है कैश ऑन डिलीवरी रिस्क। मीशो के ऑर्डर्स का 75% कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं। उनमें से भी सिर्फ 75.5% ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं, मतलब 4 में से 1 कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर फेल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर या तो पे नहीं करता, नहीं तो अवेलेबल ही नहीं होता। हर फेल डिलीवरी में कंपनी के फंड्स बर्न होते हैं। प्रोडक्ट्स को शिप करने के लिए 2 बार कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन कोई रेवेन्यू रिकवर नहीं होता। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में भी फ्रिक्शन होता है। कंपनी को कैश कलेक्शन, रिकॉन्सिलिएशन, डिलेज और लीकेजेस के रिस्क से डील करना पड़ता है, लेकिन ये सारे चैलेंजेस मैनेजेबल हैं। मीशो वैल्मो में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे रिटर्न सिस्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी डिजिटल पेमेंट्स भी पुश कर रही है, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मीशो अपने हाइपर चीप प्रोडक्ट्स के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे प्लेयर्स को चैलेंज करता रहेगा? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल एक्चुअली सस्टेनेबल भी है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।